दोस्तों हम लोग जिस स्टॉक की बात करने वाले हैं उसका नाम है IRV इंफ्रास्ट्रक्चर। ये इसका वीकली चार्ट, और जैसा कि आप देख पा रहे हैं जैसे इसने इस रेंज का ब्रेकआउट दिया उसके बाद ये अनस्टॉपेबल हो गया और अभी अपने लाइफ टाइम हाई पर ट्रेड कर रहा है। दोस्तों इसका चार्ट मुझे काफी अच्छा लगा, लेकिन इसमें इन्वेस्टमेंट करना है या नहीं और इसमें अगला टारगेट क्या हो सकता है इसकी चर्चा हम आगे कर लेंगे। पहले चल के इसकी फंडामेंटल एनालिसिस देख लेते हैं। तो जैसा कि आपको पता है दोस्तों, कंपनी का नाम है IRV इंफ्रा। इसका स्टॉक मार्केट प्राइस 66 रुपए है और ये इंट्राडे में आज 9.98% यानी कि 10% का इसने अपर सर्किट लगाया। इसकी जो मार्केट का वैल्यू है वो 40,243 करोड़ की है। इस स्टॉक का जो PE है वो 73.6 है, थोड़ा सा ओवर वैल्यू है तो इस पर आपको नजर रखना पड़ेगा। बाकी इसका जो ROCE है वो 8.67% और ROE यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी 5.43% है, इस पर भी आपको नजर बनाना पड़ेगा। पिछले एक साल के इसके हाई लो की बात करें तो 22.5 रुपए का इसका लो था और 72 रुपए का इसने हाई लगाया था, यानी कि ये स्टॉक अपने हाई के करीब ही ट्रेड कर रहा है। बाकी अगर कंपनी के बारे में बात करें तो ये इंफ्रा सेक्टर में काम करती है और रोड्स एंड हाईवे बनाने में अपना योगदान देती है। एडिशनली ये कंस्ट्रक्शन, एयरपोर्ट डेवलपमेंट एंड रियल एस्टेट में भी काम करती है। इसके अगर लाइफ टाइम चार्ट की बात करें तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये एक साइक्लिकल स्टॉक है, लेकिन इस समय अपने लाइफ टाइम हाई पर ट्रेड कर रहा है। इसके पेयर ग्रुप्स की बात करें दोस्तों तो IRV इंफ्रा हुआ, इरकॉन इंटरनेशनल, GR इंफ्रा प्रोजेक्ट, दिलीप बिल्डकॉन, HG इंफ्रा, ITD सीमेंट, जय कुमार इंफ्रा, ये सारी कंपनियां इंफ्रास्ट्रक्चर में काम करती हैं और भारत निर्माण में अपना अहम योगदान देती हैं। IRV इंफ्रा के अगर क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करें दोस्तों तो इसका जो सेल्स ग्रोथ है वो दिसंबर 2020 में 1547 करोड़ का था, दिसंबर 2021 में 1279 करोड़ का, दिसंबर 2022 में 1514 करोड़ और दिसंबर 2023 में 1969 करोड़ का था। वहीं अगर इसके नेट प्रॉफिट की बात करें तो दिसंबर 2020 में 69 करोड़, दिसंबर 2021 में 73 करोड़, दिसंबर 2022 में 141 करोड़ और दिसंबर 2023 में 187 करोड़, यानी कि अगर देखा जाए तो इसका नेट प्रॉफिट हो या फिर सेल्स ग्रोथ हो, दोनों में बढ़ोतरी देखी जा रही है। और वहीं पर अगर इसके लॉन्ग टर्म प्रॉफिट लॉस की बात करें दोस्तों तो इसका जो सेल्स ग्रोथ है वो मार्च 2012 में 3,133 करोड़ था, मार्च 2015 में 3,849 करोड़, मार्च 2018 में 5,694 करोड़, मार्च 2021 में 5,299 करोड़ और अगर करंट में बात करें तो 6,968 करोड़ का है, यानी कि स्लोली ही सही बट इसमें ग्रोथ देखी जा रही है। और वहीं अगर नेट प्रॉफिट की बात करें तो मार्च 2012 में 496 करोड़, मार्च 2015 में 542 करोड़, मार्च 2018 में 920 करोड़, मार्च 2021 में 117 करोड़ और करंट में अगर बात करें तो 547 करोड़। वहीं पर अगर इस कंपनी के CAGR की बात करें यानी कि कंपाउंड एनुअल ग्रोथ की, तो अगर पिछले 10 सालों में देखो तो 25% के CAGR से ग्रोथ हुई है, पिछले 5 सालों में 41% के CAGR से, पिछले 3 सालों में 83% और पिछले 1 साल में तो 129% का CAGR दिया है इस कंपनी ने, यानी कि स्टॉक मार्केट में इस कंपनी ने काफी अच्छा रिटर्न दिया है। बाकी अगर इसके बोरोइंग्स की बात करें तो मार्च 2012 में 7,072 करोड़ का उधार था इस कंपनी के ऊपर, मार्च 2016 में बढ़ के डबल हो गया 15,626 करोड़, मार्च 2020 में इसने कम किया 9,205 करोड़ का हुआ, लेकिन अगर सितंबर 2023 में यानी कि करंट में अगर बात करें तो 18,000 करोड़ का इस कंपनी पर अभी भी बोरोइंग्स है। वहीं पर अगर इसके टोटल एसेट की बात करें तो मार्च 2012 में 10,858 करोड़ का एसेट था, मार्च 2016 में 42,000 करोड़ का, मार्च 2020 में 39,000 करोड़ और करंट में अगर बात करें तो 44,000 करोड़ का एसेट भी है, लेकिन साथ ही साथ 44,000 करोड़ का लायबिलिटी भी है। तो इस कंपनी पर आपको विशेष रिसर्च करनी पड़ेगी। बाकी अगर इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर्स की हिस्सेदारी जहां मार्च 2021 में 58% तक थी वो दिसंबर 2023 में घटकर 34% ही रह गई है। FIIs की बात करें तो जहां 15% पर थे उन्होंने अपना माल बढ़ाकर 47% किया है और DIIs की बात करें तो जहां 11% पर थे उन्होंने भी अपना माल घटाकर 7.85% किया है। और अगर पब्लिक की बात करें तो पब्लिक की हिस्सेदारी जहां 14% थी, पब्लिक ने भी अपना माल गिराकर 10.5% के आसपास किया है, यानी कि इस कंपनी में सिर्फ और सिर्फ FIIs बुलिश हैं, बाकी सब के सब अपना नंबर गिरा रहे हैं। इस कंपनी अगर फोरेंसिक एनालिसिस करें दोस्तों तो कैपेक्स वर्सेस ROCE ठीक है, ROE भी इसका ठीक ठाक है पिछले 10 सालों में, इसका वर्किंग कैपिटल भी अच्छा है, लेकिन इस कंपनी ने अपने शेयर्स प्लेस भी किए हैं जो कि एक रेड सिग्नल है। कंपनी पर अच्छा खासा डेप्ट भी है जो कि एक और रेड सिग्नल है। इसके अगर मार्केट शेयर की बात करें तो 20% इसका मार्केट शेयर है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल कंस्ट्रक्शन में और 12% इसका मार्केट शेयर है HAM प्रोजेक्ट सेगमेंट में। बाकी अगर इसके रेवेन्यू की बात करें दोस्तों तो इसका जो प्रोडक्ट है वो 65% रोड कंस्ट्रक्शन से आता है और लगभग 34% हिस्सा इसका टोल कलेक्शन में है। इसके अगर सेगमेंट की बात करें तो कंस्ट्रक्शन सेगमेंट में 68%, अनबोर्ड प्रोजेक्ट्स में 31.3%। लोकेशन वाइज अगर इसकी बात करें तो राजस्थान में 22%, महाराष्ट्र में 20%, उत्तर प्रदेश में 18%, गुजरात में 12%, कर्नाटका 12%, हरियाणा 6% एंड तमिलनाडु 3%। इसके अगर प्रॉफिट की बात करें तो इसका जो कंस्ट्रक्शन है वो लगभग 52% का प्रॉफिट आता है, अनबोर्ड एंड टोट प्रोजेक्ट से
47% का रेवेन्यू आता है। दोस्तों अगर हम इस चार्ट की बात करें तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये इसका वीकली चार्ट लगाया है मैंने, और आप देख पा रहे हैं कि ये स्टॉक काफी दिनों से एक रेंज में फंसा हुआ था, लेकिन अभी कुछ महीनों पहले ही इसमें ब्रेकआउट आया है और ये ब्रेकआउट बहुत ही सुपर ब्रेकआउट था। यहाँ से ब्रेकआउट करने के बाद इस स्टॉक में काफी ज्यादा तेजी देखी गई है और इस स्टॉक ने आज इंट्राडे में भी 10% का अपर सर्किल लगाया है, लेकिन ये स्टॉक ऑलरेडी काफी ज्यादा बढ़ चुका है। अगर इस लेवल पर ये स्टॉक होता तो मैं बाई करने को बोल भी देता, लेकिन इस समय जिस जगह पे है ये, अगर आप इसमें ऑलरेडी लेके बैठे हैं तो आप बने रहिए, लेकिन अगर आप इसमें फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो मार्केट में इससे और भी अच्छी काफी सारी कंपनियां हैं, आप उधर ध्यान दीजिए क्योंकि ये स्टॉक ऑलरेडी बढ़ चुका है और इस जगह पर इन्वेस्टमेंट करने की मेरी कोई भी राय नहीं है। बाकी आपका पैसा आपकी मर्जी, अगर आपको इस स्टॉक में वैल्यू दिख रही हो तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं।